बैठो। बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो बताओ, बता। अच्छा कुछ खाना है? ठीक है, मिलेगा मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं, वेदांतु की तरफ से क्या मिलेगा भाई? टीचर्स की तरफ से मिलता है। देखो दिवाली में तो यार, दिवाली में हमारा कोई वो नहीं है, हाँ, लेकिन ये है कि तुम लोगों का जो कहा जाए कि आज तुम्हारा दिन है, जरूर मिलेगा, निश्चिंत रहो। चलो एक मिनट है, जाग जाइए, ठीक है, जाग जाइए सारे लोग। लास्ट टर्न पे हमने क्या क्या कर रखा है? हमने KMNO4 का, शांति से बैठ जाओ भाई, फटाफट, एकदम समय नहीं वेस्ट करना है। सर्वेश्वर को चाहते हो 1 दिसंबर को? ठीक है, 1 दिसंबर को चाहते हो ना, तो 1 दिसंबर को तब उसके लिए एकदम सलीके से रहना पड़ेगा। ठीक है, अब इसीलिए इस हफ्ते दो दो क्लास आ गई है, और दो दो क्लास आ गई है तो काफी हद तक मेरा वो हो जाएगा, मतलब 60% जहां तक है, कोऑर्डिनेशन भी आपका संडे से पहले खत्म हो जाएगा। तो बेटर है कि थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए, क्योंकि 1 दिसंबर तक जहां तक है, मेरी उनसे भी प्रॉमिस है कि हाँ 1 दिसंबर को मैं बैच दे दूंगा सर आपको। तो ये है, मैंने कहा था सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा ना, 1 दिसंबर के पहले कंप्लीट करूंगा। एनीवे, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि सुनिए ढंग से। KMNO4 एंड K2CR2O7 का प्रिपरेशन हमने कर लिया था। हमने कहा था KMNO4 का प्रिपरेशन कहां से करते हैं? पाइरोल्यूसाइट ओर से। एक बार फटाफट बोल के रिकॉल कर लो, ताकि पीछे की चीजें अपने को याद आ जाएं, और यहां से अपने को कंटिन्यू करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर हम बात करते हैं, पेन कॉपी छोड़ दीजिए, मेरे साथ बस बोलते रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए। जितना मैं बोल रहा हूं उतना बस बोलिए, उसके बाद कोई चीज आगे आपको नहीं चाहिए होगी, मैं सारा रिकॉल करा लूंगा। KMNO4 K2CR2O7 कितनी चीजों की प्रिपरेशन पढ़नी थी? 2। कौन कौन सा? KMNO4 एंड K2CR2O7। ए बोलो सारे लोग बोलो, KMNO4 K2CR2O7। मैप जीपी, क्या बोलो बोलो? मैप जीपी डीसी बॉय, मैप जीपी डीसी बॉय। मैग्नेट को पर मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, मीडियम कैसा चाहिए? एसिडिक। पर मैग्नेट को मैग्नेट कन्वर्ट करना है, बेसिक। ठीक है, मैप जीपी, मैप मैप बोले तो मैग्नेट एसिडिक मीडियम में, पर मैग्नेट ग्रीन से पर्पल। कौन से कलर से? ग्रीन से पर्पल। अगर पर्पल से ग्रीन जाना है तो मीडियम कौन सा बनाना पड़ेगा? बेसिक। मैप जीपी, ठीक है, वो कोड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज बताता हूं, जनरली अपन भूल जाते हैं कौन सा और, तो पाइरोल्यूसाइट एक जगह यूज होता है, दूसरी जगह क्रोमाइट। पहले जगह पाइरोल्यूसाइट, दूसरी जगह पाइरोल्यूसाइट और पाइरोल्यूसाइट और भाई साहब लिखना बंद कीजिए यार, आज आपका दिन है, प्रेम पत्र आज मत लिखिए। इधर सुनिए, अगर हम बात करते हैं मैप जीपी, पहली चीज क्या बात करें? मैप जीपी, यानी मैग्नेट को एसिडिक मीडियम दोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? पर मैग्नेट, ग्रीन से पर्पल। अगर मैं बात करूं कि पर मैग्नेट को मैग्नेट कन्वर्ट करना है, बेसिक मीडियम, ठीक है। पीएच 7 से कम कहां रखना है? मैग्नेट से पर मैग्नेट या पर मैग्नेट से मैग्नेट? मैग्नेट से पर मैग्नेट। अगर पर मैग्नेट से मैग्नेट जाओगे सर तो क्या रखना पड़ेगा? 7 से ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या बोला था? डीसी बॉय। क्या बोला था? डीसी बॉय। क्या बोला था? डीसी बॉय, यानी डाइक्रोमेट से क्रोमेट, कौन से मीडियम में? बेसिक। यानी क्रोमेट से डाइक्रोमेट, डीसी बॉय। और कैडो बोला था या नहीं बोला था? 3 शब्द हैं, तुम्हारी बहुत सारी चीजें आसान कर देंगे। सबसे पहली चीज डीसी बॉय, डाइक्रोमेट से क्रोमेट, कौन से मीडियम में? बेसिक में, ऑरेंज से येलो। और अगर मैं बात करता हूं डीसी बॉय, यानी कि अगर सी से मुझे डी बनाना है, मीडियम कैसा रखना पड़ेगा? एसिडिक। येलो से कैसा कन्वर्ट होगा? ऑरेंज। एक किससे बनता है? पाइरोल्यूसाइड से। एक किससे बनता है? और दूसरा किससे बनता है? क्रोमाइड। एक पाइरोल्यूसाइड, दूसरा किससे? एक किससे बनता है? पाइरोल्यूसाइड, दूसरा किससे बनता है? पाइरोल्यूसाइड एंड क्रोमाइड। अब बताओ पाइरोल्यूसाइड से कौन बनता है? कौन बनता है? KMNO4। कौन बनता है? KMNO4। कौन बनता है? कौन बनता है? पाइरोल्यूसाइड से क्या बनता है? KMNO4। और क्रोमाइड से क्या बनता है? क्रोमाइड लिखते वक्त आपको क्या ध्यान रहना चाहिए? ये क्या होता है? मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या होता है? मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या होता है? मिक्स्ड ऑक्साइड। अब उसके बाद से हम आगे चले थे, पहले प्रिपरेशन किया, उसके बाद हम आए थे ऑक्सीडाइजिंग कौन होता है? तो ऑक्सीडाइजिंग सर दोनों होते हैं। कौन होते हैं? दोनों होते हैं। तो अब ये सवाल उठा कि दोनों में बेहतर कौन है? तो भैया एक जो था वो कहां काम कर रहा था? सिर्फ एसिडिक मीडियम में। और दूसरा कहां काम कर रहा था? एसिडिक भी, वीकली बेसिक भी और न्यूट्रल भी। पहला क्या? एसिडिक भी, वीकली बेसिक भी और न्यूट्रल भी। एसिडिक में सिर्फ कौन काम करता है? बोलो जल्दी। K2CR2O7 और KMNO4 तीनों मीडियम में काम करता है। समझ रहे हो? तो बेहतर कौन हुआ बताना है? KMNO4। कौन हुआ?
KMnO4। एक खूबसूरत बात मैंने बताई थी आप लोगों को, क्या कि I माइनस को अगर एसिडिक मीडियम में लोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, I2। किस में कन्वर्ट होगा, I2। बेसिक में लोगे तो आयोडेट, किसमें, आयोडेट। किस में कन्वर्ट होगा, आयोडेट। Br माइनस को लोगे तो Br2 में, लेकिन उधर अगर बेसिक में चले गए तो किस में हो जाएगा, ब्रोमेट। किस में हो जाएगा, ब्रोमेट। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब सुनिएगा जरा गौर से, हमने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किया था। हमने कहा था मैग्नीज तक बढ़ता है उसके बाद घटता है, यही बोला था, मैग्नीज तक बढ़ता है और उसके बाद घटता है। अब देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या किया था, मैं पहले आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। आप लोगों ने पता नहीं लिखा है या नहीं लिखा है, आई डोंट नो, भरोसा नहीं होता है। इधर देखना, देखो आज हमें बेसिकली करना क्या है। देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स आएंगे, मेटल्स ऑक्साइड एंड ऑक्सोकेटायन आएंगे, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। ये आपको इतनी बातें खुद ब खुद रिलेट होती जाएंगी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन से। अगर हम आपसे बात करते हैं सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट से, अब देखना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने तुमको बताया था द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन इज ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ आउटर NS इलेक्ट्रॉन और बीच वाले N-1 D। लेकिन D का कौन सा लेना था, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन सा लेना था, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस बेसिस पे मैंने तुम्हें आगे एक्सप्लेन किया था कि भाई ये ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, कुछ नहीं आते हैं। जैसे कि कुछ कौन कौन से नहीं आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आयरन में +5 नहीं आता था, ये जगह खाली है। अच्छा, उसके बाद से मैंने तुमको क्या बताया था, क्रोमियम में +1 आना चाहिए था लेकिन नहीं आता है, ये भी जगह खाली हो जाती है। कॉपर के अंदर +2 नहीं आना चाहिए था लेकिन फिर भी आता है, और स्कैंडियम में +2 आना चाहिए था लेकिन नहीं आता है। ये बात मैंने आपको बताई थी पिछले टर्न पे, ठीक है। इसके बाद हम आए थे, हमने ये वाला क्वेश्चन किया था कि इसका आंसर क्या गया था, 3d5 4s2। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, मैग्नीज। और मैग्नीज का कन्फ्यूग्रेशन देखो, मैग्नीज का सबसे ज्यादा पाया जाता है +7। अब इसी का कन्फ्यूग्रेशन आपको बताना था, तो आंसर क्या चला गया था, आंसर चला गया था 3d5। आगे अगर हम आगे बात करते हैं, एनसीईआरटी के ये एक्सप्लेनेशन किए थे, उसके बाद क्या कहा जाता है, इनके रीजन जाने थे कि आखिर रीजन इनके पीछे क्या होता है। नेक्स्ट हम बढ़े थे किसकी तरफ, वेरिएबिलिटी की तरफ, जहां पे मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में आपको रिलेट करके बताया था। आगे हम थोड़ा सा और आगे गए थे, तो यहाँ पे हाँ ये वाली लाइन के ऊपर क्वेश्चंस बने थे, तो ये क्वेश्चंस हमने किए थे। उसके बाद हम किस पे आ गए थे, हाँ ये जीरो वाले पे, न्यूट्रल वाले पे आ गए थे। हालांकि ये वापस घूम के आएगा कोऑर्डिनेशन के अंदर। आगे अगर मैं बात करूं, ये बातें एक्सप्लेन की थी, ये क्वेश्चन हो गया था। यहां ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना, यही लास्ट क्वेश्चन था। यानी कि अगर मैं तुमको रिलेट करूं कि क्या क्या अपन ने कर रखा है अभी तक, तो भाई देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा कंप्लीट है। अब इसके आगे वाला पोर्शन अपने को करना है, ढंग से देखिएगा, सुनिएगा, आगे की बातें बहुत आसान है, मतलब रिलेटेड है पूरी सारी चीजें। अब देखना जरा गौर से, मैं एक एक चीज दिखाता चलूंगा। मैं सारी चीजें वैसे तो हटा ले रहा हूं, पहले तो ये पीछे वाला तो डिलीट मार दूं ना भाई, मैं सिर्फ आपके लिए लेके आया था कि ये वाला थोड़ा सा सोए हुए हो तो जग जाओ। ये 1 मिनट, ये हटा देता हूं, जो काम की चीज है सिर्फ वो रखेंगे अपन। हाँ ये हटा दो, बचा क्या, अच्छा हाँ ठीक है, वेरिएबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ ये बस हमें काम का पड़ेगा। अब देखो आगे आते हैं, क्या लिखती है एनसीईआरटी, एक एक शब्द को समझना अच्छी तरीके से। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन इन नंबर ऑफ अचीव्ड इन आर अचीव्ड इन TiX4, यानी टाइटेनियम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये टाइटेनियम की। TiX4 इस टेट्राहेड्रल, पहली चीज देखो, टाइटेनियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आ रहा है, बोलो जल्दी, +4 आ रहा है। तो बताओ कितने हेलोजन से जुड़ेगा, बड़ी सिंपल सी बात है, ये मुझे बताओ, 4 हेलोजन से जुड़ेगा। और वैसे भी एनसीईआरटी का कहना यह है कि टाइटेनियम जो है वो अपने +4 में स्टेबल है। अब +4 में क्यों स्टेबल है, इसका रीजन मैंने बताया था, रीजन क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फ्यूग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बात करता हूं, एक बार ही बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, देखो इधर टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22। कन्फ्यूग्रेशन क्या बनेगा, AR, और आगे क्या बनेगा, बोलो जल्दी, 3D2 और 4S2, यही बनेगा कन्फ्यूग्रेशन। अब सोचो क्या कह रहा है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर जब अपन निकाल रहे थे तो हमने क्या बोला, S के दोनों इलेक्ट्रॉन को गायब कर दीजिए और D में जितने अनपेयर्ड है उनको गायब कर दीजिए, आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएगा। 2 और 2 कितना मिल रहा है, 4। यानी टाइटेनियम अगर हेलोजन से जुड़ता है, क्योंकि हेलोजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1।
अब बताओ टाइटेनियम से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? 4 निकाल सकते हो। तो टाइटेनियम से अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो सर पे चार्ज आएगा +4, यानी इसका चार्ज इसके पाव में और इसका चार्ज इसके पाव में क्या निकल के आएगा? TiX4। और TiX4 कैसा होता है? चूंकि 4 बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि ये कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। तो वही लिखता है the highest oxidation number are achieved in TiX4 is tetrahalides, यानी 4 हेलाइड्स जुड़ सकते हैं। अब टाइटेनियम के बाद कौन आता है? वेनेडियम आता है। तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर बोलो कितना होता है? 23। 23 का मतलब क्या हो गया? Ar, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 3d3, आगे बोलो 4s2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब करोगे और 3 अनपेयर्ड यहां बैठे हैं, इनको गायब करोगे तो वेनेडियम कितने में आ गया बताना जरा? +5। और x कितने में रहता है? -1, यानी इसका चार्ज इसके पाव में, इसका चार्ज इसके पाव में, क्या बन गया? Vx5। क्या बन गया? Vx5। कहता है कि वेनेडियम के अंदर कितना देखने को मिलता है? Vf5 देखने को मिलता है। एंड Cr इज +6। रीजन क्या है? क्योंकि क्रोमियम में अगर आप जाते हैं तो क्रोमियम के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्रोमियम के अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? 6। इसके अंदर कितना आ रहा है? 5। ऐसे ही मैग्नीज में कितना आ रहा है? 7। यानी आपके अनुसार Mn कितना फ्लोराइड के साथ जुड़ना चाहिए? 7। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आगे की लाइन एनसीईआरटी खुद कहती है। क्या कहती है? यहां पे सुनिएगा, कहती है कि क्रोमियम के अंदर CrF6 बन जाता है, लेकिन आगे क्या लिखती है? द +7 स्टेट फॉर मैग्नीज इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंपल हैलाइड, इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंपल हैलाइड। मतलब सिंपल हैलाइड नहीं बना सकते, MnF7 नहीं बना सकते, MnCl7 नहीं बना सकते, MnBr7 नहीं बना सकते, MnI7 नहीं बना सकते, सिंपल हैलाइड आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन तो क्या वो +7 में नहीं रहेगा? तो जवाब एनसीईआरटी कहती है ऐसा नहीं है कि वो +7 में नहीं रहेगा, वो ये कहना चाहती है कि ये सिंपल हैलाइड नहीं बनाएगा। हाँ, वो रहेगा +7 में, लेकिन वो सिंपल हैलाइड नहीं बनाएगा। तो सवाल उठता है फिर बनाएगा तो कैसे बनाएगा +7? तो लिखती है बट MnO3F इज नोन। MnO3F इज नोन मतलब कहने का मतलब क्या है? MnF7 नहीं बनता है, MnF7 डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट MnCl7 बनेगा क्या सर? नहीं बनेगा। MnBr7 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। MnI7 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि माता रानी ने क्लियर कहा है कि इनका सिंपल हैलाइड नहीं बनता है। और सिंपल हैलाइड नहीं बनता है तो क्या बनता है? अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता है तो +7 में ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? सुनिएगा भाई, यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये रहा Mn, ये रहा एक फ्लोरीन, ये रहा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आप सभी लोगों को बहुत तरीके से पता है, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज हमेशा -2 होता है, एक नाइट्रोजन की वजह से चार्ज हमेशा -3 होता है, और एक हेलोजन की वजह से चार्ज हमेशा -1 होता है। ये यूनिवर्सल है। एक हाइड्रोजन की वजह से हमेशा चार्ज +1 या -1 होता है। ठीक है, तो ये 4 बातें आपको हमेशा याद रखनी है पूरी केमिस्ट्री के दौरान, कि हेलोजन पे हमेशा चार्ज -1 होता है, ऑक्सीजन पे हमेशा चार्ज -2, नाइट्रोजन पे हमेशा चार्ज -3, और हाइड्रोजन पे +1 या -1 हो सकता है। अब सुनिएगा जरा गौर से, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना है? -2, दूसरे ऑक्सीजन की वजह से -2, तीसरे की वजह से -2, हेलोजन की वजह से चार्ज कितना आएगा बताना जरा? -1 आएगा। अब टोटल चार्ज बताओ, 2, 4, 6 और 1, 7। यानी मैग्नीज की अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो मैग्नीज कितने में आएगा? +7 में। तो अगर हम बात करें हायर ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ MnF7 नहीं साहब, MnCl7 नहीं साहब, MnBr7 नहीं साहब, MnI7 नहीं साहब, MnO3F तो यस। अब बात आती है सर ऐसा क्यों हुआ? फिर एनसीईआरटी अगली लाइन में जवाब देती है, एंड बियॉन्ड Mn नो मेटल हैज ट्राईहैलाइड एक्सेप्ट FeX3। मतलब कि Mn से आगे जाओगे तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ट्राईहैलाइड से ज्यादा भी बनाता हो। जैसे देखो, ये टेट्राहैलाइड बना रहा है, वो पेंटाहैलाइड बना रहा है, ये हेक्साहैलाइड बना रहा है, लेकिन Mn के आगे जाओगे तो ना कोई टेट्रा बनाने वाला है, ना कोई पेंटा बनाने वाला है, ना कोई हेक्सा बनाने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब यहां पे अगर हम बात करें, अगर पाया जाता है तो कुछ पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? ट्राईहैलाइड्स ऑफ आयरन। क्या पाए जाते हैं? ट्राईहैलाइड्स ऑफ आयरन। यानी कि ट्राईहैलाइड्स ऑफ आयरन एंड कोबाल्ट का क्या पाया जाता है? ट्राईहैलाइड। अब देखो, ये बात भी आप लोगों को पहले बता रखी है, इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिख रहा है? +3, और कितना दिख रहा है? +3। हालांकि ये +4 +6 में है, लेकिन वो कॉमन नहीं है।
यहाँ पे +4 है, लेकिन वो कॉमन नहीं है। एनसीईआरटी ने हाईलाइट करके ये बात बताई है कि इनका जो हाईएस्ट जो कहा जाता है स्टेबल, जो बहुत ज्यादा पाया गया है, वो कौन पाया गया? +3 तो सवाल बन सकता है कि ये बताइए कि आयरन का कितना हैलाइड्स एग्जिस्ट कर सकता है? सिंपल हैलाइड बताइए, ट्राई हैलाइड। कोबाल्ट का बताइए, ट्राई हैलाइड। टाइटेनियम का बताइए, ट्राई हैलाइड। लेकिन क्रोमियम का बताइए कितना पाया जाता है? क्रोमियम 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 हेक्सा हैलाइड। अगर मैं बात करूं टाइटेनियम का टेट्रा, और वेनेडियम का पेंटा, और इसका क्रोमियम का कितना पाया जाता है? हेक्सा। लेकिन अगर ट्राई हैलाइड्स की बात किया जाए तो कौन कौन पाया जाएगा? आयरन, और कौन पाया जाएगा? कोबाल्ट। ठीक है। मैग्नीज का कितना पाया जाता है? मैग्नीज का सवाल ये उठ गया कि मैग्नीज का कितना पाया जाता है, तो मैग्नीज का कितना पाया जाता है? हाईएस्ट हैलाइड MnF4 कितना पाया जाता है? MnF4। अभी आगे ये आएगा, हैलाइड्स में अभी आएगा। अगर मैं बात करूं मैग्नीज का जो हाईएस्ट पाया जाता है MnF4, इसका भी एनसीईआरटी ने दिया है, देखो यहाँ पे मैग्नीज का कितना पाया जाता है? MnF4। क्रोमियम का CrF6, वेनेडियम का VF5, टाइटेनियम का TiX4। क्या इसके पहले? तो इसके पहले नहीं पाया जाता है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें आयरन का कितना पाया जाता है? ट्राई हैलाइड्स। कोबाल्ट का ट्राई हैलाइड्स। निकल का डाई हैलाइड्स। और इसके बाद कॉपर का डाई हैलाइड, जिंक का डाई हैलाइड। यानी कि आपको किसके किसके लिए सिर्फ याद रखना पड़ेगा? तो याद रखना पड़ेगा इनके लिए, कोबाल्ट और आयरन। ठीक है। कॉफी के लिए याद रखो, कॉफी में वैसे भी बहुत सारी बातें सिमिलर होंगी, जैसे कि सर आपको आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर कॉफी दिखेगा, समझ रहे हो मेरी बात को? कॉफी जो है ये बहुत जगह दिखेगा। कॉफी और कहां दिखता है? तो पीछे दिखता है। क्या याद रखने का तरीका? एक लाइन लिखो कॉपी के अंदर, 1 करोड़ में भी, 1 करोड़ में भी, लिखो लिखो लिखो, बहुत अच्छी लाइन है। 1 करोड़ में भी, 1 करोड़ में भी साइंस की 5 कॉफी नहीं मिलेगी। 1 करोड़ में भी साइंस की 5 कॉफी नहीं मिलेगी। 1 करोड़ में भी साइंस की 5 कॉफी नहीं मिलेगी। 1 करोड़ में भी साइंस की 5 कॉफी नहीं मिलेगी। रोज रास्ते पे चलते चलते, अब ट्रिक व्रिक तो ठीक है, लेकिन यार ऐसे याद रखो ज्यादा। अब इसमें बताता हूं 1 करोड़ का कहने का मतलब क्या है। पता है मैंने तुमको क्या बताया दरअसल? देखो यहां पे उस रूल से क्रोमियम में +1 आना चाहिए था, नहीं आता है। तो 1 करोड़ में भी साइंस में +2 गायब होता है, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वही इसमें गायब होता है। तो 1 करोड़ में भी साइंस की 5 कॉफी नहीं मिलेगी। साइंस की 5, यहां +5 पाया जाना चाहिए था, नहीं पाया जाता है। यहां +5 पाया जाना चाहिए था, नहीं पाया जाता है। तो 1 करोड़ में भी साइंस की 5 कॉफी नहीं मिलेगी। तो ये एक लाइन तो ये। और दूसरी भैया, Q2 भैया को पानी बहुत पसंद है, लिखो लिखो, Q2 भैया को पानी बहुत पसंद है। Q2 भैया को पानी बहुत पसंद है। 2 लाइन में याद रखना, पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट आपका आ जाएगा इसमें, जितने भी एक्सेप्शनल बिहेवियर है वाले हैं। Q2 भैया को पानी बहुत पसंद है। Q2 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 Cu2 Cu+2, Q2 भैया को पानी बहुत पसंद है। एक साथ 2 जवाब मिलेंगे। Q2 भैया को पानी बहुत पसंद है। Q2 देखो पाया नहीं जाना चाहिए था, लेकिन Q2 पाया जाता है। ठीक है। 1 करोड़ में साइंस की 5 कॉफी नहीं मिलेगी। 1 करोड़ में साइंस की 5 कॉफी नहीं मिलेगी। Q2 भैया को पानी बहुत पसंद है। Q2 भैया को पानी बहुत पसंद है। Q2 नहीं पाया जाना चाहिए था, लेकिन पाया जाता है। ठीक है। अब आगे हम आते हैं, तो सुनना जरा गौर से। यहां पे हैलाइड्स की जब हम बात करते हैं, ये क्या हुआ बे? अच्छा, जादू ना बेटा। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो। अगर मैं तुमसे बात करूं, कॉफी में बहुत सारी सिमिलरिटी मिलेगी। यहां पे भी सिमिलरिटी है, पीछे भी सिमिलरिटी थी, आगे आयनाइजेशन एनर्जी में भी सिमिलरिटी आएगी। ठीक है। तो कॉफी में कितना आता है? +3 आता है। अच्छा, उसके बाद मैग्नीज का हाईएस्ट जो फ्लोराइड पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? MnF4। क्रोमियम का हाईएस्ट फ्लोराइड CrF6, वेनेडियम का VF5, और टाइटेनियम का कितना पाया जाता है? TiX4। अगर हम बात करें कि ये बातें आपको इतनी पता होनी चाहिए, टाइटेनियम का 4, वेनेडियम का 5, क्रोमियम का 6। ठीक है। मैग्नीज का कितना पाया जाता है बताना? 4। उसके बाद आयरन का कितना पाया जाता है? 3। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कितना पाया जाता है? कोबाल्ट का 3 पाया जाता है। ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें 4 5 6 4 3 3, 4 5 6 4 3 3, बाकी आगे 2 2 2। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो 4 5 6 4 3 3 2 2 2 ये पाए जाते हैं इनके हाईएस्ट हैलाइड्स। किसी का भी पूछ सकता है, बोले कि सवाल लिखे कि हाईएस्ट फ्लोराइड ऑफ क्रोमियम इज CrF2, CrF3, CrF4, CrF6। आंसर क्या होगा? CrF6। बोले हाईएस्ट फ्लोराइड ऑफ मैग्नीज इज MnF2, MnF3, MnF4, MnF5।
MnF4. हाईएस्ट फ्लोराइड ऑफ टाइटेनियम इज TiX2, TiX3, TiX4, TiX5. समझ रहे हो मेरी बात को? किसी का भी सवाल यहां से निकाल सकता है वो। जनरली अगर मैं बात करूं, इन तीनों का कितना होता है? 2 होता है। इन तीनों का कितना है? 2। इन दोनों का कितना होता है? बोलो बोलो। 3। और इनका कितना होता है? 4। अब याद रखने का एक और तरीका है, 2 3 4। पीछे से आओगे तो 2 3 4, और इधर से जाओगे तो क्या हो जाएगा? 4 5 6। 2 3 4, देखो 2 3 4। और अमेजिंग चीज बताता हूं, अगर तुम एकदम भूल गए कि एग्जाम में एकदम नहीं याद आ रहा है, पूरा एकदम दिमाग में हमेशा रखना है, 2 में 3 आ रहे हैं, और 3 में 2 आ रहे हैं, और 4 में 1 आ रहा है। ढंग से देखो, 2 3 4। 2 में कितना आ रहा है? 3। 3 में कितना आ रहा है? 2। और 4 में कितना आ रहा है? 1। 4 5 6। ठीक है, याद रखने का तरीका कैसे याद रख सकते हो? देखो, कॉफी को एक साइड फेंको, कॉफी को एक साइड फेंको, तो कॉफी को किनारे फेंक दिया। 5 और कितना हो गया तुम्हारा? अगर हम बात करें, सॉरी 3 और कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, कॉफी के लिए 3 हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इनके लिए, अगर हम बात करें कि Zn के लिए, कॉपर के लिए और Ni के लिए, ठीक है, न्यूकजन के लिए अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो कितना होता है? 2 होता है। तो 2 3 4। सेंटर वाले के लिए, इसके लिए अगर हम बात करें Mn के लिए, बस एक याद रखो, 2 3 4, और इधर से 4 5 6। समझ रहा हो मेरी बात को? तो यहां पे किसी के लिए भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि हाईएस्ट फ्लोराइड बताइए, हाईएस्ट ऑक्साइड बताइए, ये सब सवाल बनेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी? हैलाइड्स की। अच्छा, हैलाइड्स में देखना, जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है कि सिर्फ एक्स दिया हुआ है। देखिए, अगर जैसे कि मैं बात करूं, एक्स दिया हुआ है, लेकिन एक्स पे 3 लिख दिया है। अब यहां पे इसके लिए मतलब दिया गया है, सिर्फ एक्स दिया गया है, मतलब फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक कुछ भी जोड़ो। समझ रहा हो मेरी बात को? अगर सिर्फ एक्स दिया गया, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक कुछ भी जोड़ो। सवाल ये आ गया, TiCl4 एग्जिस्ट और नॉट? अब फ्लोरीन से आयोडीन सब एग्जिस्ट करेगा। TiBr4 एग्जिस्ट और नॉट? TiF4 एग्जिस्ट और नॉट? करेगा। लेकिन सवाल ये बना लिया, TiX2, X2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 3। 3 का मतलब क्या है? देखो, X2 का मतलब 3, 3 का मतलब क्लोरीन आयोडीन। यानी अगर वो बोल दे TiF2 विल एग्जिस्ट और नॉट, तो जवाब क्या होगा? नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो की लिखा हुआ है ना नीचे, इसको ध्यान देना थोड़ा सा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं बता रहा हूं कि जो टिपिकल सवाल जब बनाएगा ना, वो एनसीईआरटी से ही निकाल के, तो वो ऐसे सवालों पे जाएगा तुमसे। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं, जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे एक अमेजिंग चीज देखने को मिलेगी, VX1 ही एग्जिस्ट करता है। X1 का मतलब क्या है? फ्लोरीन से ब्रोमीन। यानी कि अगर मैं बात करूं, Vi5 विल एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, तो आंसर क्या है? नहीं एग्जिस्ट करेगा। Vi जो है, Vi5 यहां पे लिख देता हूं साइड में, यहां पे देखना, Vi5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। कह रहा है TiX2 के अंदर, TiX2 पावर कितना दे रखा है? 3। 3 का मतलब क्या है? बोलो जल्दी। फ्लोरीन। यानी TiF2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? जवाब है नहीं करेगा। आगे आ जाओ, इनमें क्या करते हैं? सारे करते हैं। अब पूछेगा कि इनमें से कौन सा मेटल है? सवाल दिया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, 4 ऑप्शन दिए। बोला कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है या कौन सा ऐसा मेटल है जिसके लिए सारे हैलाइड्स एग्जिस्ट करते हैं? तो आंसर क्या जाएगा? बोल जल्दी। क्रोमियम। क्रोमियम के लिए देखो कहीं कुछ नहीं लिख रखा है, क्रोमियम के लिए बोल रहा है सब एग्जिस्ट करेंगे। आगे आ जाओ, मैग्नीज के लिए सब। आयरन में क्या बोल रहा है? आयरन में FeX3 एग्जिस्ट करेगा। X3, X की पावर क्या है? 1। X1 का मतलब फ्लोरीन से ब्रोमीन, यानी FeI3 विल नॉट एग्जिस्ट, FeI3 विल नॉट एग्जिस्ट। आगे अगर हम बात करते हैं, यहां पे देखना जरा गौर से। अब आगे देखो, कोबाल्ट में सब कर रहे हैं, निकल में सब कर रहे हैं, कॉपर में कह रहा है 2 करेगा, 3 करेगा। कॉपर में 2 कहां करेगा? ये बताओ। 2 कहां करेगा? X2 के साथ, और 3 कहां करेगा? X के साथ। तो अब देखो 2 का मतलब क्या है? तो 2 का मतलब है फ्लोरीन एंड क्लोरीन। क्या बोल रहा है? फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो एक बात बताओ, कॉपर के लिए अगर हम बात करें, आयोडाइड आयन CuI2 नहीं एग्जिस्ट करेगा, CuBr2 भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। याद रखिएगा, अगर हम बात करें CuI2 नहीं एग्जिस्ट करेगा, CuBr2 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि यहां पे याद रखेंगे, CuI2 और CuBr2 ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, लिखता है CuX में क्या एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ 3। 3 का मतलब क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी कि अगर हम बात करें CuX में CuF एग्जिस्ट करेगा, तो जवाब है नहीं एग्जिस्ट करेगा। आगे देखो, आगे बाकी सारे एग्जिस्ट करेंगे। तो ये वो स्पीसीज हैं जो कि डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। याद रखिएगा, CuI2 हुआ, CuBr2 हुआ, FeI3 हुआ, TiF2 एंड CuF। जनरली ये अननोन है।
तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये लोग पाए हुए नहीं जाते हैं, ठीक है, मतलब नेचर में इनको देखा नहीं गया है, ठीक है। ऐसा नहीं, आगे हो सकता है डिस्कवरी हो जाए, आगे हो सकता है ये मिल जाए, अभी तक ये वर्चुअली अननोन है। वर्चुअली अननोन एक और है, कौन है बताना जरा? स्कैंडियम प्लस 2। कौन? स्कैंडियम प्लस 2। एनसीईआरटी की लाइन थी, पिछली बार मार्क कराया था, बोला था वर्चुअली अननोन कौन होता है? स्कैंडियम प्लस 2। तो इनके बारे में आप याद रखेंगे कि कौन कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नीचे जो की लिखा हुआ है इस चार्ट के, उसका मतलब यह है कि वो ये बताना चाहता है कि कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वेल, अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट फ्लोराइड कितना हो गया? MnF4। अच्छा एक बात बताओ, क्रोमियम के केस में बताना कितना होगा? तो CrF6। कितना हो जाएगा? CrF6। अच्छा टाइटेनियम के केस में बताना कितना हो जाएगा? TiX4। अच्छा उसके बाद से वेनेडियम के केस में बताना तो VF5। समझ रहे हो? अच्छा कॉफी के लिए बताना कितना हो जाएगा? तो 3। कॉफी के लिए कितना हो जाएगा? 3। उनके पीछे निकल, कॉपर और जिंक के लिए कितना हो जाएगा? 2। मैग्नीज के लिए कितना हो जाएगा? 4। अच्छा क्रोमियम के लिए 6। अच्छा उसके बाद से अगर मैं बात करता हूं वेनेडियम के लिए 5, उसके आगे टाइटेनियम के लिए, उसके पीछे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो याद रखना, देखो दोनों 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 याद करने का मैंने तुमको तरीका बता दिया, इस टेबल को कैसे याद रखें। तो सिंपल सी बात है, 1 करोड़ में साइंस की 5 कॉफी नहीं मिलती। क्या? 1 करोड़ में साइंस की 5 कॉफी नहीं मिलती। साइंस के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मोस्ट कॉमन सब में +2 पाया जा रहा था। समझ रहे हो मेरी बात को? सब में +2 पाया जा रहा था, लेकिन साइंस में वो नहीं पाया जा रहा था। अब इसके अलावा दूसरी बात, Q2 को बहुत ज्यादा पसंद है। कौन? पानी बहुत ज्यादा पसंद है। इससे 2 आंसर निकलेंगे। अभी आगे वाले सवाल का भी आंसर निकलेगा और आपको यह भी पता चलेगा Q2 नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए था, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करता है। तो ये 2 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी से बाहर ब्लॉक केमिस्ट्री में कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ ब्लॉक को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करना है कि उसकी एक बात ना मिस हो, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अब देखो, अब जो सवाल बनेंगे ना वो उधर से निकाल के बनेंगे, पुराना सवाल कब तक रिपीट मारता रहेगा। और इतना बड़ा एजुकेशन का सेक्टर है, उसमें रेवेन्यू का इतना ज्यादा डिक्लाइनेशन हो रहा है, मान लो बड़े बड़े शहर हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है भारत सरकार को भी तो रेवेन्यू चाहिए भैया, वरना देश कहां से चलाएगा। तो बहुत अच्छे लेवल पे पेपर की तैयारी होगी, आज नहीं होगी 2 साल बाद होगी, लेकिन होगी जरूर, ये याद रखिएगा। आप ये मान के चलिए, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो फंडिंग बहुत बड़ा इशू है एक, ठीक है। तो वो आज नहीं होगा, अभी राजस्थान में चुनाव आने, तो देखो अभी क्या होगा, ठीक है। तो ये बात होती है बेसिकली। आगे अगर हम बात करते हैं, ये तो थे हैलाइड्स। देखो हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका रीजन पढ़ा कि इनका सिंपल साधारण रीजन ये है कि भैया N-1 डी के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कौन से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनको पूरा आप बाहर निकाल लीजिए। और किसको बाहर निकाल लीजिए? NS2 को निकाल लीजिए। अब इस बेसिस पे अगर हम बोले तो प्रॉब्लम हमें कहां आएगी कि 1 करोड़ में साइंस की 5 कॉफी नहीं मिलती। एक तो यहां प्रॉब्लम आएगी, और दूसरा कहां पे आएगी कि Q2 भैया को पानी बहुत पसंद है, ठीक है। उसके बाद आया ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स। हैलाइड्स में ये पूछा जा सकता है, हाईएस्ट हैलाइड ऑफ टाइटेनियम इज, तो क्या हो जाएगा? TiX4। हाईएस्ट हैलाइड ऑफ क्रोमियम इज व्हाट, तो कितना हो जाएगा? F6। हाईएस्ट हैलाइड्स ऑफ वेनेडियम इज +5। हाईएस्ट हैलाइड्स ऑफ मैग्नीज इज, तो MnF4 हो जाएगा, ठीक है, या MnX4 कह लीजिए। अच्छा इसके बाद अगर हम बोले कॉफी में कितना होता है, तो 3 होता है। न्यूक्जन में कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब इसके बाद आता है मेटल ऑक्साइड एंड ऑक्सोकेटायन। आइए, मेटल ऑक्साइड एंड ऑक्सोकेटायन की जब हम बात करते हैं, देखिए मेटल ऑक्साइड एंड ऑक्सोकेटायन क्या लिखता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्कैंडियम ऑफ ग्रुप 3 इज +3, ठीक है। ग्रुप 3 कहने का मतलब क्या है? तो देखो ये क्या होता है, ये 3 ग्रुप कहा जाता है या फिर 3rd बी कहा जाता है, ठीक है। 3rd ग्रुप कहा जाता है या 3rd बी, जिसमें कौन कौन आता है? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। क्या बोलो बोलो? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। साथ में यहां क्या पाए जाते हैं? 14 लेंथेनॉइड पाए जाते हैं और 14 एक्टेनॉइड पाए जाते हैं। इसकी खूबसूरत बात क्या है कि भैया 3rd बी ग्रुप हुआ या 3rd ग्रुप हुआ, ये पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहां पे 4 तो डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं और 14 लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड देखने को मिलते हैं। यहीं पे आगे आता है ना, क्या आता है? सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, ठीक है, आगे आपको पता है, ठीक है। नीचे क्या होता है? थापर यूनिवर्सिटी की न्यूज पुरानी, एम कम बैक, कैफे में ऐश फरमाते मैडोनो लारा, ठीक है। तो ये लोग होते हैं लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड। चूंकि पीरियोडिक टेबल थोड़ा खूबसूरत दिखे, इसलिए हमने क्या कर दिया, इनको नीचे उठा के रख दिया। अब अगर हम बात करें सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, +14 लेंथेनॉइड +14 एक्टेनॉइड, ये टोटल 3rd ग्रुप के अंदर आते हैं। कितने एलिमेंट आते हैं? 32 एलिमेंट आते हैं, जिसमें से
जिसमें से 28 कौन से होते हैं, तो 28 जो होते हैं वो एफ ब्लॉक वाले होते हैं, और 4 जो होते हैं वो कौन से होते हैं, डी ब्लॉक वाले होते हैं। तो 4 जो होते हैं वो डी ब्लॉक वाले, कौन कौन से डी ब्लॉक वाले हैं, तो सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ये 4 लोग ऐसे होते हैं जो कि यहां पे डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। सवाल क्या बोलता है, सवाल सॉरी स्टेटमेंट बोलता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्कैंडियम ऑफ ग्रुप 3 इज +3। अगर मान लीजिए स्कैंडियम के ऊपर चार्ज कितना है, बोलिए जल्दी, +3। ऑक्सीजन कितना चार्ज रखता है, -2। इसका चार्ज इसके पांव में और इसका चार्ज इसके पांव में, क्या बन के तैयार होगा, स्कैंडियम 2 और O3। यही बात वो कहना चाहता है कि स्कैंडियम 2 और O3 कैसे बनता है। कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्कैंडियम ऑफ ग्रुप 3 इज +3 एंड इट्स ऑक्साइड इज S2Se2O3। यानी कि ये कैसे बना, इसका चार्ज इसके पांव में चिपका दो, इसका चार्ज इसके पांव में चिपका दो, तो स्कैंडियम के ऑक्साइड के बारे में सबसे पहला सवाल बनेगा। दूसरा, मैग्नीज ऑफ ग्रुप 7, ग्रुप 7 के मैग्नीज की अगर हम बात करें तो ये कितना हाईएस्ट ऑक्साइड बनाता है, Mn2O7। अब इस बात को याद करते हुए तुमको एक बात और याद करनी चाहिए, आपने कहा था एसिडिफाइड KMnO4। अब बताओ अगर एसिडिफाई करना है तो डाइल्यूट H2SO4 लोगे या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लोगे, कब बनता है ये बताओ, ये बता रखा है मैंने कि ये कब बनता है आप लोगों को, कब, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड। यार नोट्स वोट्स पढ़ के आया करो यार, बस दिवाली में किए क्या, मजा मारे, मजा मारो, जीवन मजा तुम्हारा मारेगा। इधर देखो, मैग्नीज के लिए याद रखिएगा, स्कैंडियम के लिए कितना होता है, स्कैंडियम के लिए Sc2O3 होता है, और मैग्नीज के लिए कितना होता है, बोलो जल्दी, Mn2O7 होता है। ठीक है, तो दो के लिए आपको पता होना चाहिए, एक तो स्कैंडियम के लिए और दूसरा किसके लिए पता होना चाहिए, मैग्नीशियम के लिए। ठीक है, कैसा होता है, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। कैसा होता है, एक्सप्लोसिव होता है ये। ठीक है, ये कैसा होता है, एक्सप्लोसिव होता है। इसकी रिएक्शन करेंगे अपन, लास्ट में करेंगे। इधर देखना, बिसाइड द ऑक्साइड, ऑक्साइड को अगर हम छोड़ दें, ऑक्सोकेटाइन कहां लिखा हुआ है बता देता हूं, KMnO4K2Cr2O7 के जस्ट ऊपर एक टॉपिक लिखा हुआ है, देखो खोल के, तो वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मेटल ऑक्साइड एंड ऑक्सोकेटाइन। अब बोलता है कि बिसाइड ऑक्साइड, ऑक्साइड वगैरह की बात हटाइए, ऑक्साइड में दो बात बस याद रखिए, स्कैंडियम का ऑक्साइड, मैग्नीज का ऑक्साइड। स्कैंडियम का क्या होता है, तो Sc2O3 होता है, और मैग्नीज का क्या होता है, Mn2O7 होता है। ये कैसा होता है, ये एक एक्सप्लोसिव होता है। आगे क्या लिखता है, ऑक्साइड ऑक्साइड की बात छोड़ते हैं भाई, ऑक्सोकेटाइन की बात आते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ जिसके सर पे पॉजिटिव चार्ज नजर आए उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सोकेटाइन। जैसे कि यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, VO2+। यहां पे अगर हम बात करें तो VO, यहां पे VO है और ये क्या है, 2+ है। ठीक है, ये VO2+ है। अगर हम बात करें यहां पे टाइटेनियम का, तो क्या है, टाइटेनियम का 2+ है। अब ये बात देखो, वेनेडियम 4 में रहता है, ये पहले बता चुका हूं रीजन क्या है इसका। टाइटेनियम जो रहता है, टाइटेनियम 4 में रहता है, इसका भी रीजन बता चुका हूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फ्यूग्रेशन की वजह से टाइटेनियम जो होता है वो 4 में स्टेबल होता है, इसलिए ये क्या बनाता है, TiO2+ बनाता है। अगर हम बात करें वेनेडियम की, तो वेनेडियम क्या बनाता है, VO2+। साथ में अगर वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम हाईएस्ट कितना में जा सकता है, 5 में। अब ये बात भी कहां से पता चलेगी, तो ये बात भी यहीं से पता चलेगी, वेनेडियम का हाईएस्ट बताइए कितना है, +5। तो वेनेडियम कहां तक जा सकता है, +5 तक, +5 तक जा सकता है। इसलिए वेनेडियम क्या क्या बनाता है, तो वेनेडियम के ऑक्सोकेटाइन के बारे में लिखती है एनसीईआरटी कि वेनेडियम के दो ऑक्सोकेटाइन है, कौन कौन से, एक तो है VO2+ और एक कौन सा है आपका, तो VO2+। अब देखो दोनों जगह लिखती है कि एक जगह वेनेडियम कितने में है, 5 में है, यहां वेनेडियम कितने में है, +5 में, और यहां वेनेडियम कितने में है, +4 में है। आगे बोलती है टाइटेनियम के लिए, तो टाइटेनियम के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट, सॉरी इनर्ट गैस स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन की वजह से टाइटेनियम जो होता है ये +4 में ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये क्या बनाता है, TiO2+ बनाता है। क्या बनाता है, TiO2+। अब ये रीजन आप देखेंगे एनसीईआरटी को पलट के, तो पीछे लिखा हुआ है कि टाइटेनियम 2 और 3 के कंपैरिजन में 4 वाला ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। ये बात मैंने आपको मेंशन कराई थी, 5 लोगों के बारे में वहां पे बातें बताई थी कि कौन कौन स्टेबल है और क्यों स्टेबल है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेनेडियम के दो ऑक्सोकेटाइन बनता है, एक तो कौन सा, VO2+ और एक कौन सा बनता है, VO2+। और टाइटेनियम के केस में अगर हम बात करें तो TiO2+, ये ऑक्सोकेटाइन इनका देखने को मिलता है। ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड में एक तो आपको याद रखना है स्कैंडियम का और एक किसका याद रखना है, मैग्नीज का। 2 ऑक्साइड के लिए याद रखना है और 3 ऑक्सोकेटाइन के लिए। 3 ऑक्सोकेटाइन में कौन कौन है, तो एक वेनेडियम है और एक टाइटेनियम है। टाइटेनियम में कौन सा होता है, तो Ti+4 में होता है, और वेनेडियम में VO2+
और VO2 प्लस, लेकिन 2 प्लस दोनों अलग अलग चीज है। ये VO2 है, ऑक्सीजन 2 है, और यहां पे VO ऑक्सीजन पे प्लस 2 है। ठीक है, एक जगह वो +5 में है, एक जगह वो कितने में है, +4 में है। तो ऑक्सोकेटाइन के नाम पे वेनेडियम और टाइटेनियम के लिए याद रखना है, ऑक्साइड के नाम पे वो किसके लिए याद रखना है आपको, स्कैंडियम के लिए, और किसके लिए याद रखना है, मैग्नीज के लिए। तो इन दो के लिए आपको याद रखना है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए जरा गौर से, स्कैंडियम का एकमात्र ऑक्साइड है, ठीक है, Zn का एकमात्र ऑक्साइड है। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, वो ऑक्साइड भी कितना बना रहा है, एक ही बना रहा है। एनसीईआरटी ने पहले भी बोला था कि जब एक्सट्रीम एंड पे आप देखते हैं तो सबसे लेसर नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। बोला था या नहीं बोला था? स्कैंडियम में केवल +3 और Zn में कितना देखने को मिलता है, +2। और देखो ऑक्साइड भी कितना देखने को मिल रहा है, सबसे मिनिमम देखने को मिल रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे देखेंगे तो यहां पे आपको हाईएस्ट ऑक्साइड मैग्नीज का कितना दिख रहा है, Mn2O7। क्रोमियम का कितना दिख रहा है, CrO3। इसका कितना दिख रहा है, V2O5। इसका कितना दिख रहा है, TiO2। और अगर हम आगे बात करें तो ये Fe2O3। ये सारी बातें तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके बाद एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या इंपॉर्टेंट है, Mn3O4, Fe3O4, CO3O4 के ऊपर स्टार मार्क करके वो क्या बताना चाहता है कि ये कैसे होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड। अब मिक्स्ड ऑक्साइड है तो ये क्या कैसे बनाएंगे, तो जरा गौर से सुनना। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, 3 के लिए उसने बोला कि मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, यहां पे लिख दे रहा हूं। ऑक्साइड की जब आप बात करेंगे तो ऑक्साइड के केस में आपको क्या याद रखना है कि एक तो स्कैंडियम के केस में क्या बनता है, H2O3 बनता है, और क्या बनता है, Mn के केस में Mn2O7 बनता है, और क्या बनता है, ZnO बनता है। ठीक है, ये 3 बातें तो आप याद रखिए। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि मिक्स्ड ऑक्साइड, तो मिक्स्ड ऑक्साइड के बारे में सुनिएगा। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, तो मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब ये हुआ, यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या लिखता है, एक मिनट, हाँ, ये लिखता है कि Mn3O4, 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 Mn3O4 कैसे मिक्स्ड ऑक्साइड की तरह काम करता है। दरअसल जब आप इसको तोड़ के देखेंगे तो ये बनता हुआ नजर आएगा MnO। देखो Mn कितने थे, 3 थे, कितना चला गया, 1 चला गया, बचा कितना Mn, 2। तो यहां पे क्या बन गया, Mn2। अच्छा, ऑक्सीजन कितने थे, 4, कितने चले गए, 1, बचा कितना, यहां पे तो Mn2O3 बचा। तो एक तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड हो गया। दूसरा अगर हम आपसे बात करते हैं तो दूसरा ऑक्साइड देखो कौन सा है, दूसरा लिख रहे हैं Fe3O4। अब इसका आराम से तुम खुद लिख सकते हो, तो क्या बनेगा, Fe3O4। बताओ इसका मिक्स्ड ऑक्साइड किसका किसका है, तो ये क्या है, FeO। अगला बोलो क्या हो जाएगा, Fe2O3। आगे बताओ किसका लिख रहा है, आगे लिख रहा है कोबाल्ट का, किसका लिख रहा है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के लिए क्या बन जाएगा, CO3O4, यानी ये क्या बन जाएगा, COO डॉट, क्या बन जाएगा बोलो, COO3। ठीक है, तो ये तीनों क्या होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड। एक और बात बताता हूं, पूरे एनसीईआरटी के सिलेबस में क्या चीज, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, यहां पे CO2O3। एक और बात बताता हूं, इनके अलावा सर किसको और याद रखना है, तो मैं आपको बता दूं, एक और याद रख लेना। एक होता है लेड का, किसका होता है, लेड का, अभी सवालों में करा दूंगा। लेड का ऑक्साइड होता है क्योंकि वो पी ब्लॉक के अंदर मेंशन्ड है। ये 4 ऐसे ऑक्साइड हैं जो कि पूरे इनऑर्गेनिक के अंदर कैसे होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक तो अगर हम बात करें तो यहां पे Mn, एक आयरन है, एक कोबाल्ट है, और एक कौन सा है, लेड है। इन 4 के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इस ये वाली बात पता है कहां लिखी हुई है, पी ब्लॉक में लिखी हुई है। तो 4 मिक्स्ड ऑक्साइड है। ऑक्साइड के नाम पे 3 याद रखिए, स्कैंडियम, मैग्नीज और जिंक। जिंक को हल्का फुल्का इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बात करूं, इन दोनों को कभी इग्नोर मत करना, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑक्सोकेटाइन के नाम पे किसको किसको याद रखना है, वेनेडियम को और टाइटेनियम को याद रखना है। अब बात करते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड के नाम पे, तो मिक्स्ड ऑक्साइड के नाम पे Mn3O4, Fe3O4, CO3O4। एनसीईआरटी ने बड़े क्लियर शब्दों में यहां नीचे लिखा हुआ है स्टार मार्क करके कि जिनको मैं स्टार मार्क कर रही हूं वो लोग कैसे हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड। हो सकता है वो तुमसे ये बात पूछ ले, हो सकता है वो तुमसे ये बात पूछ ले कि ये मिक्स्ड ऑक्साइड कैसे हैं, बताइए जरा। तो आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए तो बड़ा सिंपल सा आंसर देना है आपको। अच्छा एक बात बताओ, इसको मिक्स्ड ऑक्साइड क्यों कहा गया, रीजन पता है? एक कार्बन पे, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, 4 दूना। तो आयरन पे एक, कितने आयरन है, 3 है, तो एक आयरन पे कितना चार्ज आना चाहिए, दशमलव में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। कभी देखे हो आयरन को ऑक्सीडेशन स्टेट कभी दशमलव में, नहीं। तो बात आती है फिर बना कैसे ये, अरे हाँ ना भाई,
सिंपल सी बात है, बना कैसे? तो ये जवाब आता है कि ये मिक्स्ड होके बना है। कि कैसे बना है? मिक्स्ड होके। अब जैसे देखो, अब यहां से तुमको क्लियरली पता चल जाएगा कैसे। जैसे यहां पे 3 दूना 6, 6 मतलब एक आयरन कितने में है? +3 में, और दूसरा आयरन कितने में है? +2 में है। तो हो सकता है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर आपसे सवाल पूछ ले। यहां देखो 3 दूना 6, 6 का मतलब एक कोबाल्ट कितने में आ गया? +3, दूसरा वाला कितने में आ गया? +2। ऐसे ही आयरन में ये +2 में और ये कितने में है? +3 में। 3 दूना 6, 6 मतलब मैग्नीज कितने में है? +3 में, और ये कितने में है? +2 में। जबकि यहां देखते ना तुम डायरेक्ट, तो तुमको पॉइंट में देखने को मिलता। समझ रहे हो मेरी बात को? इस वजह से यहां पे ये लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, सिंपल सी बात है, ये दशमलव में तो बन नहीं सकते, तो बने कैसे? तो जवाब आता है कि ये मिक्स्ड होके बने हैं। जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं, पीबी का मैं क्यों कह रहा हूं। इनर्ट पेयर इफेक्ट तुम लोगों ने पढ़ा। इनर्ट पेयर इफेक्ट में तुमने क्या पढ़ा कि पीबी या तो +2 में रहता है, और या फिर किस में रहता है? +4 में रहता है, हाँ या ना? +2 या +4 में रहता है। तो या तो वो +2 में होगा या तो वो +4 में होगा। अगर मान लीजिए मैंने कहा पीबीओ है, तो ये कितने में है? +2 में है। और मैंने कहा पीबीओ2 है, तो ये बताइए कितने में है? +4 में है या नहीं है? एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज -2, तो लेड कितने में चला गया? +2। एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज -2, तो 2 ऑक्सीजन की वजह से -4, लेड कितने में चला गया? +4। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो अगर मैं बात करता हूं पीबीओ प्लस पीबीओ2, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? PB2O3। PB2O3 जो होता है, ये कैसा ऑक्साइड है? तो जवाब आता है ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। किससे मिलके बना है? तो बना है PBO डॉट PBO2 से। किससे मिलके बना है? PBO डॉट PBO2 से। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि देखो यहां देखोगे, अब तुमने कहा कि पीबी दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, या +2 में या +4 में। अब यहां पे जवाब ये आता है कि एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। यानी यहां पे पीबी कितने में जा रहा है? +3, क्योंकि 3 दूना -6, -6 का मतलब लेड पे कितना चार्ज आया? +6। कितने लेड है? 2। तो एक लेड पे कितना चार्ज आएगा? +3। कहां से लेड +3 में आने लगा? इसीलिए 4 ऐसे ऑक्साइड हैं जो आपके पूरे सिलेबस में, एंटायर सिलेबस में दिए गए हैं कि ये चारों के चारों कैसे होते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये कौन सा होता है? मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, और कौन सा होता है? PB2O3 यानी लेड, लेड का ऑक्साइड। ठीक है, ये 4 मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। तो यहां पे पहला सवाल अगर मैं आपसे बोलूं, तो पहला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर? बताइए। Cr2। क्यों? तो उसे एम्फोटेरिक पूछ रहा है भाई। Cr2O3 या CrO3? Cr2O3 याद रखिएगा। डी ब्लॉक के आप एक काम करिए, पेज खोलिए, कौन सा? प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। वहां पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है? +1, +2 और +3 वाले ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। +4 वाले जनरली कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। और अगर हम बात करें +5, +6 और +7 वाले कैसे हो जाते हैं? बोलो जल्दी। एसिडिक। लेकिन अगर आप पीरियोडिक टेबल का नोट्स खोलेंगे तो आपको पता चलेगा, जिंक और क्रोमियम के बारे में भी मैंने कोई बात बोली थी कि Zn जो होता है, जिंक और क्रोमियम, ये कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। कौन सा होता है क्रोमियम का? बताना जरा। Cr2O3। यानी कि अगर हम बात करें कि एम्फोटेरिक की बात किया जा रहा है, 3 दूना -6 है या नहीं है? और अगर हम बात करें इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? बताना जरा। कितना आ जाएगा? एक क्रोमियम के ऊपर +3। तो याद रखिएगा, Zn+2 हो या क्रोमियम +3 हो, देख के लगेगा कि बेसिक है, लेकिन होता कैसा है? ये होता है एम्फोटेरिक। होता है एम्फोटेरिक। ये कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, मतलब एसिडिक बिहेवियर भी दिखाएगा और बेसिक बिहेवियर भी दिखाएगा। आगे अगर हम बात करें, हाईएस्ट फ्लोराइड एंड ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज आर। बताइए। हाईएस्ट ऑक्साइड एंड हाईएस्ट ऑक्साइड क्या होता है? Mn2O7 सब में दिया हुआ है। हाईएस्ट फ्लोराइड MnF4। क्या MnF7 बनता है? नहीं। 5 बनता है? नहीं। 6 बनता है? नहीं। आगे अगर हम बात करें, लिखता है ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, हेलाइड्स खत्म हो गया, ऑक्साइड खत्म हो गया, ऑक्सोकेटायन। अब आते हैं Cu के बारे में। क्या लिखता है? ऑल Cu+2 हेलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट, किसको बोल रहा है? बोलो जल्दी। आयोडाइड। किसकी बात कर रहा है वो? आयोडाइड। इन केस ऑफ Cu+2। अब देखो Cu+2 में क्या है? Cu+2 के पास कंफ्यूग्रेशन है D9, और Cu+1 के पास कंफ्यूग्रेशन क्या होता है? D10। अब एक बात बताओ, ऑब्वियस है ये इलेक्ट्रॉन खा के कहां जाना चाहता है? D10 में जाना चाहता है या D9 में जाना चाहता है? D10 में।
अगर मान लो I माइनस के बारे में आपने कहा था ये जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन होता है, अरे ऑक्सीडाइजिंग पावर बात किया था कि F2 का सबसे ज्यादा, Cl2 का उसके बाद H2SO4, उसके बाद किसका होता है Br2, और उसके बाद किसका होता है I2। पीरियोडिक टेबल खोलो, वहां पे ये सवाल कराया गया था कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का ये ऑर्डर होता है। बीइंग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, F2 को लेयर टेस्ट के अंदर नहीं यूज किया जाता है, ये बात कहां जाके लिख दी एनसीईआरटी ने, रेडॉक्स के अंदर। अब बात आती है कि फिर किसको यूज करें, तो Cl2 को यूज करें। फिर वहां पे टेस्ट भी मैंने बताया था, और वहीं पे नीचे एक सवाल कराया था कि रिड्यूसिंग आयन जो होते हैं, अगर आप लोगों के पास वो नहीं है तो मैंने एक नोट्स डाला था, उसमें सब लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग पावर की बात बताइए। तो जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन मैंने बोला था I माइनस, ये कैसे होते हैं रिड्यूसिंग आयन, याद दिला दे रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं रिड्यूसिंग आयन। यहां सबसे पहली चीज अगर हम बात करें रिड्यूसिंग आयन, जबरदस्त कौन होता है I माइनस, देन कौन होता है Br माइनस, देन कौन होता है Cl माइनस, देन कौन होता है F माइनस। ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ये किसका पावर है ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये किसका पावर है ऑक्सीडाइजिंग, और ये कौन सा है रिड्यूसिंग। ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, जबकि ये क्या करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। ये जो होते हैं ये क्या करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, कह रहा है Cu+2 को I माइनस के साथ रखोगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा भाई, सिंपल सी बात है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए D9 से D10 जाने के लिए, और ये कहता है मैं हूं जबरदस्त रिड्यूसिंग आयन, मतलब मेरा काम ही है लोगों को घूम घूम के इलेक्ट्रॉन बांटना। अब इसको क्या चाहिए थी, इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इसने बोला कि भाई तू अगर इलेक्ट्रॉन बांटता ही है तो एक काम कर, तू इलेक्ट्रॉन वो मुझे दे दे। बोला तुम्हें क्या जरूरत है, बोला कि देख मेरा कन्फ्यूग्रेशन क्या है D9 और मैं बनना क्या चाहता हूं D10, तो क्या होगा जब तू इलेक्ट्रॉन मुझे दे देगा तो मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊंगा और D10 बन जाऊंगा। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा एक बात, ऑल Cu+2 हैलाइड्स आर नोन, मतलब सारे Cu+2 वाले जाने जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट आयोडाइड, वो मैंने दिखाया आपको, एक्सेप्ट आयोडाइड, ठीक है। अगर मान लो Cu+2 वो दे सकता है तो वो Cu+1, क्योंकि वो डेटा के अंदर लिख रखा है, सॉरी चार्ट के अंदर उसने दे रखा है, तो उसके लिए बहुत बड़ी दिल्ली नहीं है कि वो सवाल बना ले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की लाइन में जो दिया गया वही पूछा जा सकता है, चार्ट में उसने क्यों दिया, सुंदर दिखाने के लिए दिया या तुमको ज्ञानी बनाने के लिए दिया। एनसीईआरटी कितना ज्ञानी बनाता है वो तुमको ही पता है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर वो कोई बात लिख रहा है मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए जो जो मैंने लिखा है पहले कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनको याद रखिएगा कि कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, अगर इसकी हम बात करें लाइनों के अंदर थोड़ा लिख दिया, सवाल पूछ लिया तो ये प्रोमिनेंट बन गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमसे यही पूछा जा सकता है। दिया हुआ एनसीईआरटी के अंदर कोई भी कोर पार्ट है वो हमसे पूछा जा सकता है, जब उनको अब एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी ओरिएंटेड पेपर ही बनाना है तो वो तो डेप्थ में जाएंगे ही जाएंगे, और जो पोर्शन उन्होंने नहीं टच कर रखा है वही तो टाइम है अब टच करने का। हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगा, मेंशन करा दूंगा, उसके बाद तुम पढ़ के जाते हो तो भला, नहीं पढ़ के जाते हो तो भला, समझ रहे हो, तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इधर आओ, तो ऑल Cu हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट, कौन कह रहा है आयोडाइड। इन केस क्या हो रहा है, कह रहा है Cu2+ ऑक्सीडाइजेस, ऑब्वियस है I माइनस रिड्यूसेस, हाँ है ना, Cu+2 ऑक्सीडाइजेस I माइनस। अब इसी स्टेटमेंट को बदल लेगा, कैसे बदल लेगा, बोलेगा I माइनस रिड्यूसेस Cu+2। हाँ सही बात है भाई, तो ये स्टेटमेंट को लेके थोड़ा सतर्क रहिएगा स्टेटमेंट बेस्ड में, ठीक है। क्या लिखता है, Cu+2 ऑक्सीडाइजेस I माइनस टू I2, किसमें कन्वर्ट कर देता है I माइनस से I2। कैसे, I माइनस के पास था इलेक्ट्रॉन, अब मान लो जैसे ये 2 I माइनस मैंने ले लिए, यहां पे समझना, ये 2 माइनस I ले लिए, इसने बोला मेरे को इलेक्ट्रॉन देना बड़ा पसंद है, इसने क्या बोला इलेक्ट्रॉन देना मुझे बड़ा पसंद है, तो उसने बोला ठीक है, एक कॉपर आएगा कहेगा तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, दूसरा कॉपर आएगा कहेगा तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। अब देखो I माइनस ने जैसे ही दिया, किसको इलेक्ट्रॉन दिया, Cu+2 को, किसको दिया Cu+2 को। आप लोगों को पता है Cu कितने में चला जाएगा, बताना जरा, Cu कितने में चला जाएगा, Cu+1 में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन खा के। ये भी Cu कितने में चला जाएगा, Cu+1 में चला जाएगा। अब I की अगर हम बात करें तो I के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एक, यहां पे भी I के पास एक। क्या एक एक इलेक्ट्रॉन जब होता है तो हम इसे फ्री रेडिकल कहते हैं या नहीं कहते हैं, ये बताओ। अगर हम बात करें एक एक इलेक्ट्रॉन जब होता है तो क्या हम इसे फ्री रेडिकल कहते हैं या नहीं कहते हैं। और आपको पता है फ्री रेडिकल एक क्या है, इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, और स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा कम। इंटरमीडिएट की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई, और स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा कम। तो जैसे ही ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेंगे, अब ये आजू वाले को देखेगा, ये बाजू वाले को देखेगा, कहेगा तेरा भी जीवन अनस्टेबल, मेरा भी जीवन अनस्टेबल, क्यों ना ऐसा करें, आओ
बॉन्ड बना ले, और मेरे भाई यहां से क्या बन के निकल जाएगा बताना जरा, I2। तो इसीलिए लाइन क्या लिखती है एनसीईआरटी कि Cu +2 से तो +1 में जा रहा है, Cu कहां जा रहा है, +2 से +1 में, यानी कि अगर मैं बात करूं इसका पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब ये तो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। लेकिन आई को -1 से कहां भेज रहा है, 0 में भेज रहा है, यानी इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा Cu2+ ऑक्सीडाइजेस I-। अब मैं अगर इसी स्टेटमेंट को चेंज करूं कि I- रिड्यूसेस द Cu+2 टू Cu+1, फिर से सुनना, Cu2+ ऑक्सीडाइजेस I- I2। मैंने सवाल क्या बोला, उल्टा बोला, मैंने क्या बोला कि Cu+ क्या क्या बोलो बोलो, Cu+2 ऑक्सीडाइजेस I- I2। अब दूसरी बात मैंने क्या बोला, I- रिड्यूसेस Cu+2 टू Cu+1। दोनों लाइन आपसे पूछा जा सकता है, लिख लो पहले, Cu+2 Cu+2 ऑक्सीडाइजेस, ये जनरल पेज करके नोट करना भाई कि लेक्चर से पहले ये जनरल पेज होता है, जैसे हर जगह मैंने ऐसा ही किया है शुरू में, तो वो जनरल पेज में पता चला तुम पढ़ रहे हो, ये इसके बाद कॉपर कहां से टपक गया, ऑक्साइड पढ़ा रहे थे तब तक कॉपर टपका दिए यहाँ पे, नहीं, ये जनरल बात इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये तो लिखोगे ही लिखोगे तुम, लेकिन ये बात वो लिखो जिसको तुम्हें पता रहे, डायरेक्ट स्टेटमेंट में ये यहाँ पे खेला कर सकता है तुम्हारे साथ, और टेस्ट सीरीज में ना जो भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है वो बहुत खेला करते हैं इसको लेके। तो लिखिए Cu2+ ऑक्सीडाइजेस I-2 I2, I-2 I2। दूसरी लाइन लिखो उसका जस्ट रिवर्स, I- रिड्यूसेस Cu+2, I- रिड्यूसेस Cu+2, +2 से कहां ले जाता है बताना जरा, +1, ठीक है। तो ये देखो यहां पे, देखो यहां पे जब 2 Cu को लेके 4 I के साथ ट्रीट किया तो कह रहा है Cu2I2 बनता है। Cu2I2 का मतलब क्या हो गया, इसके सर पे चार्ज कितना रहा होगा, -1, अरे काट दो ना, Cui बनता है, सिंपल सी बात है। लेकिन Cu2I2 बनता है क्या, तो जवाब है नहीं बनता है। Cu2I2 कैसे बनेगा, देखो ये कैसे बना होगा, ये रहा Cu, ये कितने में रहा, +2, और ये क्या रहा, 2I- रहे, ठीक है, 2I- रहे होंगे, एक I- नहीं, 2I-। अब यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखना ढंग से, ये I- है, इसका चार्ज इसके पांव में, इसका चार्ज इसके पांव में, लेकिन ढंग से सुनना, सुनो जरा गौर से, अगर इसको बनाओगे तो ये क्या बनेगा, Cu2। क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो जवाब है कि नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि I- जो Cu+2 को कहां फेंक देगा, Cu+1 में फेंक देगा। लेकिन अगर मैं तुमसे एक बात कहता हूं, सुनना जरा गौर से, कि Cu2 का मतलब क्या हो गया, कि कितने आयोडीन इससे जुड़ेंगे, 2 आयोडीन, कैसे जुड़ेंगे, एक +2 में है तो यहां पे एक I- जुड़ा और यहां पे एक I- जुड़ा। सुनना जरा गौर से, Cu2 अलग चीज है और Cu2I2 अलग चीज है और Cu2 अलग चीज है। तो याद रखना, ये एग्जिस्ट करता है तो जवाब है नहीं करता है। यहां पे अगर हम बात करें तो क्या लिखता है एनसीईआरटी, ढंग से देखो, 2 Cu लिया, I- के साथ ट्रीट किया, एक आयोडीन की वजह से चार्ज कितना होगा, -1, 2 आयोडीन की वजह से -2। तो कॉपर कितने में रह रहा है बताना जरा, +1, क्योंकि -2 है तो +2 आएगा, +2 आएगा तो कितने कॉपर पे आ रहा है, 2, यानी कॉपर +2 में है या +1 में है, पहले ये बताओ, +1 में है। तो याद रखना, और क्या बनता है साथ में, तो I2 बनता है। आगे क्या लिखता है, हाउएवर मैनी कॉपर प्लस कंपाउंड आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन। एंड तुम खोलो अपना नोट्स और पहला सवाल देखो, पहला सवाल मैंने क्या लिखवाया था कि विच अमंग द फॉलोइंग विल डिस्प्रोपोर्शनेट, पहला सवाल ही लिखवाया था, विच अमंग द फॉलोइंग विल डिस्प्रोपोर्शनेट, विच अमंग द फॉलोइंग विल डिस्प्रोपोर्शनेट, विच अमंग द फॉलोइंग विल डिस्प्रोपोर्शनेट, लिखवाया था या नहीं लिखवाया था, ये बताओ। पहला किसका उसमें ऑप्शन क्या था, मैग्नेट आयन, दूसरा क्या था Cl2, और तीसरा क्या था, कॉपर। वही कॉपर आ गया। देखो एनसीईआरटी की लाइन में यहां पे मैं तुमको दिखा दे रहा हूं क्या लिखा है कि हाउएवर, ये क्या बोल रहा है बे? हाँ हाँ इस, अच्छा पैक, अच्छा इधर का खोल दो ना, हाँ ठंडा लगेगा इधर थोड़ी, तो हमको थोड़ी लगेगा, तुम लोगों को लगेगा ना। इधर आओ, यहां पे अगर हम बात करें, हाउ एवर मैनी कॉपर कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन, इधर खुला हुआ है, किसी को नहीं लगेगा, ठीक है। उधर वाला तो अब मान लो, अब क्लास ही कैसे चलेगी, हमको नहीं लगना चाहिए,
इधर देखो, however many copper compound are unstable in aqueous solution and undergoes disproportionation। देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर मैंने पहला सवाल ही आप लोगों को करवाया था, पहला सवाल ही लिखवाया था, तो वहां बोला था 3 ऑप्शन। एनसीईआरटी में 3 लोगों के बारे में, 3 नहीं इनफैक्ट 4 लोगों के बारे में लिखा है। किसके किसके बारे में? एक तो कॉपर के बारे में, मैग्नेट के बारे में, क्लोरीन के बारे में, NO2 के बारे में। ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहां पे, अभी आगे आ जाएगा। इधर देखना जरा गौर से कि कॉपर 1 के कंपाउंड, कॉपर 2 नहीं बोल रहा है, कॉपर 1 कंपाउंड आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। मैंने कहा ना Q2 को पानी बहुत पसंद है, Q2 को पानी बहुत पसंद है, Q1 को नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? अभी उसका रीजन बताएंगे। हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कॉपर में +1 है और वहां कॉपर में +2 है। जहां चार्ज ज्यादा होगा पानी को ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा, पानी ज्यादा आके जुड़ेगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक बनेगा प्रोसेस। एनीवे, कह रहा है हाउ एवर मैनी कॉपर कंपाउंड आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। और अब एक बात सुनो, यहां पे ये सवाल कैसा है? सवाल ये है कि एक बात बताइए, क्वेश्चन ये है कि Cu+1 ले लिया और Cu+2 ले लिया, स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन आपको बतानी है, किसकी ज्यादा होगी ये बताइए। स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन किसकी ज्यादा होगी? Cu+2 की। क्यों ज्यादा होगी भाई? हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। पानी को इन्विटेशन ज्यादा कौन देगा? जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है। अब पानी के मॉलिक्यूल जब अट्रैक्ट होंगे तो बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। अब सुनना जरा गौर से, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज था, पानी को हर डायरेक्शन से अपने पास बुलाएगा। अब हर डायरेक्शन से पास बुलाएगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड हुआ। मतलब जितना ज्यादा पानी अट्रैक्ट हुआ उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, उतना ज्यादा बॉन्ड बना। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी निकली। तो सिंपल सी बात है, Cu+1 और Cu+2 में एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर, एक्वस वर्ड का मतलब क्या होता है? पानी। पानी के अंदर ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो Cu+2। जवाब आता है क्यों होगा? तो सिंपल सी बात है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण या हाई हाइड्रेशन एनर्जी के कारण। Q2 जो है ये पानी में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाई हाइड्रेशन एनर्जी। कॉपी के अंदर ये भी बात लिखो, Q2 is more stable in water compared to Q1. Q2 is more stable in water. Q2 is more stable in water. Q2 is more stable in water compared to Q1. Compared to Q1. Q2 is more stable in water compared to Q1 due to high hydration, due to high hydration enthalpy, due to high hydration enthalpy, high hydration enthalpy, high hydration enthalpy, और high hydration energy, और high hydration energy, high hydration energy due to high hydration enthalpy and high hydration energy। ब्रैकेट में लिखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जिसपे चार्ज जितना ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, जिसपे चार्ज जितना ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा या जिसपे चार्ज जितना ज्यादा होगा वो पानी को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो उतना ज्यादा पानी को 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 अट्रैक्ट करेगा। तो रिलीज्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, 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 तो रिलीज्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगला पॉइंट एक लिख लो, पानी के अंदर, पानी के अंदर, पानी के अंदर, पानी के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है, अगला पॉइंट है भाई, अगला पॉइंट है, हाँ, पानी के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी,
हाइड्रेशन एनर्जी। एक और पॉइंट लिख लो, जनरली तुम कंफ्यूज होगे इस पॉइंट के साथ, लेकिन इस लाइन के बाद तुम जीवन में नहीं कंफ्यूज होगे। लिख लो, एनर्जी को टेक्निकली वैसे तो काफी लोगों को पता होता है, लेकिन एक एवरेज बच्चे के लिए मैं ये बात लिखवा रहा हूं, एनर्जी को टेक्निकली एंथैल्पी कहते हैं। समझ रहे हो? जनरली क्या होता है, एंथैल्पी सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है, सांस पांव फूलने लगता है, ये क्या लिख के दे दिया। नहीं भाई, वही है, ठीक है। तो लिखो, एनर्जी को टेक्निकली एंथैल्पी कहते हैं। एनर्जी को टेक्निकली एंथैल्पी कहते हैं। क्या लिखता है, देखो देखो, यहां पे अगली लाइन पढ़ो, क्या लिखता है, देखो, डिस्प्रपोर्शनेट होता है। कैसे होता है? अब अगली लाइन लिखता है, कहता है हाउ एवर मेनी कॉपर कंपाउंड आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन, कैसे होता है? अब ये लाइन, तो अब डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे होता है कॉपर का, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे देखना, यहां पे कैसे डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, कैसे Cu, अगर यहां पे ये देखो देखो Cu प्लस है ना, इसका डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे हुआ है, तो ये रिएक्शन लिखी गई है। एक मिनट रुको, पहले ये देखो डिस्प्रपोर्शनेशन, ये स्टेटमेंट यहां पे डाल रखा है कि डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। कैसे होते हैं वो देखो, Cu+1 को आपने लिया, कैसे Cu+1 पानी के अंदर डिस्प्रपोर्शनेट होता है, पानी के अंदर डिस्प्रपोर्शनेट होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे, अगर मैं तुमसे बात करूं, देखो दो Q2 आपस में इंटरेक्ट करते हैं, Q1 सॉरी, Q+ और Q+, सिंपल सी बात है। ये कहता है देख भाई, अगर मैं तुझसे बात करूं कि अपन दोनों को पानी के अंदर जाना है, एक काम कर कि तू एक इलेक्ट्रॉन मेरे से ले ले। बोला फायदा क्या होगा मेरा? बोला कि देख, एक इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा तुझे, मैं खुद क्या बन जाऊंगा बताना जरा, Q+2, और तू क्या बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन खा के? एक इलेक्ट्रॉन अगर देगा, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या बन जाएगा, बोलना जरा, Q क्या बन जाएगा, Q+ क्या बन जाएगा, Q0 बन जाएगा। बोला देख, मैं तो न्यूट्रल बन जाऊंगा और तू क्या बन जाएगा, Q+2 बन जाएगा। बोला इससे फायदा क्या हुआ? बोला सिंपल से, तुझे पता नहीं, अभी कल बगल वाले मोहल्ले में पानी बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, कि मैं उसको ज्यादा पसंद करता हूं जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है। बोला हाँ, ये बात तो मैंने भी सुना था। बोला अपन दोनों ने साथ में ही तो सुना था। अबे सेम कैटेगरी है भाई, समझ रहे हो? तो बोला कि हाँ सुना तो था। तो बोला देख, इससे फायदा ये होगा, मैं चला गया न्यूट्रल हो गया और तू कितने में चला गया, +2, अब पानी तुझे ज्यादा पसंद कर लेगा, कर भला तो हो भला। समझ रहे हो? सिंपल सी बात है। तो हाई हाइड्रेशन एनर्जी के कारण, किसके कारण? हाई हाइड्रेशन एनर्जी के कारण या हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण। क्यों, क्या होगा? दरअसल चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, पानी को अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा। अब पानी को अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा तो सिंपल सी बात है, हाई हाइड्रेशन होगा, एंथैल्पी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पे अगर हम बात करें, पानी को अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, पानी को अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे अगर हम बात करें कि अगर कॉपर को अगर पानी में ले जाओगे तो ये क्या बोलेगा दूसरे कॉपर से, देख मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तुझे दे रहा हूं, इससे क्या होगा, मैं तो बन जाऊंगा +2, तू क्या बन जाएगा, 0। चल मेरा नहीं भला हो रहा है तो वैसे भी नहीं होता, अगर दोनों जाएंगे तो दोनों का नहीं होगा, बेहतर है किसी एक का हो जाए, किसी एक का बच जाए, आगे देख लेंगे कभी जीवन में। समझ रहे हो? तो इधर देखो Q+, ठीक है, लेकिन ऐसे लोग कहां मिलते हैं। एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन। आगे, विच हेलाइड ऑफ कॉपर डज नॉट एग्जिस्ट, सवाल ये है कि कौन सा हेलाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन सा? CuF2, CuCl2। अब देखो, अब ये सवाल आ गया ना तो बस वहीं पे बैठ के सोचो। अब मान लो CuI2 नहीं दिया ना वो तुमको, कुछ और दे दिया, तो फिर क्या सोचोगे? समझ रहे हो? तब फैल जाओगे। CuI2 नहीं, यहां पे CuBr2 लिख देता, अब बताओ आंसर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ध्यान रखना, एनसीईआरटी में लिखी हुई हर बात किसी ना किसी चीज का एग्जाम्पल देती है। वैसे एनसीईआरटी वैसे ही कम बातें लिखती है, इतना लिख दिया उसने, बहुत लिख दिया। समझ रहा मेरी बात को? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा हैलाइड नहीं एग्जिस्ट करता है? CuI2 नहीं एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो? तो आंसर क्या हो जाएगा, CuI2 विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, CuF2, CuCl2, Cu2I2 एंड CuI2 में कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा? CuI2। ठीक है, आगे आते हैं। देखो, अब ये मत कह देना Cu2I2, अबे गधों, अगर कुछ ना याद हो तो ये याद कर लेना, अबे Cu2I2 एनसीईआरटी में देखा है एक जगह। समझ रहे हो? ये देखो, ये लिखा हुआ है Cu2I2। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे लिखता है, What is the mean of disproportionation of an oxidation state? Give an example। मैं जानबूझ के ये एनसीईआरटी के एग्जांपल को यहीं चेप दिया मैंने, क्योंकि ताकि फिर से पहला वाला एग्जांपल आपसे रिलेट हो जाए, जो पहला एग्जांपल ही मैंने उठाया था डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए। देखो क्या लिखता है, देखो एनसीईआरटी ने खुद लिखा है, When a particular oxidation state become less stable relative to other oxidation state,
वन लोअर वन हायर, कुछ काम का नहीं है अपने लिए, काम का क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सिर्फ काम का है वन लोअर वन हायर, ठीक है, वन लोअर वन हायर। इट इज सेड टू अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन, सिंपल सी बात है, जिसका रिडक्शन, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, वन लोअर वन हायर। अभी नहीं कि सर एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा, नहीं भाई, वो कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो ये नहीं कह रहा एक ही घटेगा, वो ये कह रहा है उसी एलिमेंट का घटेगा भी और उसी एलिमेंट का बढ़ेगा भी, जो नहीं याद रखेगा उस एलिमेंट का कटेगा भी, याद रख लेना, समझ रहे हो। तो अगर हम बात करें कि एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो और उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इतनी ही बात है। अब देखो यहां पे क्या दिया उसने, मैग्नेट आयन दिया, मैग्नेट आयन दिया। मैंने तुमको फिर से कहा है, तुम अपना पहला एग्जांपल खोलो और मैंने बोला था विच अमंग द फॉलोइंग विल डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर, तो उसमें तीनों एग्जांपल मैंने एक साथ ले लिए थे, मैग्नेट आयन भी ले लिया था, क्लोरीन भी ले लिया था, और कौन सा ले लिया था बोलो जल्दी, कॉपर भी ले लिया था, ठीक है। अब वो तीनों वापस रिपीट होके आए हैं। तो सबसे पहले लिखो डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब, जब एक ही एलिमेंट किसी रिएक्शन के अंदर, किसी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, लिखो किसी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, किसी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो ऐसी रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। 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 समझ रहे हो, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो डिस्प्रपोर्शनेट कौन कौन होता है, मैं एक बारी वापस से आपके पेज पे लिख दे रहा हूं यहां पे, हालांकि एक मिनट रुको, डिस्प्रपोर्शनेशन यहां पे लिख दे रहा हूं, देखो याद रख लेना भाई, अब इसके बाद तुम ना करोगे तो फिर तुम ही जानना। यहां पे देखो, एक तो कॉपर को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, Cu+2, और साथ में क्या बनेगा, Cu0, ठीक है। तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेट होता है। दूसरा एग्जांपल बताता हूं, MnO4 माइनस क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। इसको लोगे तो इसको जैसे ही पानी में आप डालोगे तुरंत क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा बोलो जल्दी, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, MnO4 माइनस, और साथ में किस में कन्वर्ट होगा, MnO2, किस में कन्वर्ट होगा, MnO2, यानी +7 में भी जा रहा है और +4 में भी आ रहा है। था कितने में, +6 में, मतलब +6 से डिक्रीज भी हुआ, +6 से इंक्रीज भी हुआ। तीसरा एग्जाम्पल, Cl2 को अगर पानी में डाल लोगे, किसमें, पानी में, तो यहां पे ये क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, प्लस क्या बनाता है, HOCl, क्या बनाता है, HOCl। एक जगह Cl कितने में है, +1, एक जगह कितने में है, -1, 0 से +1 भी गया, 0 से -1 भी आया। और इसके अलावा अगर मैं तुमसे बात करूं, NO2 को पानी में डालोगे, किसमें डालोगे बोलो जल्दी, पानी में, तो मैंने तुमको क्या बताया था, यहां पे क्या बनता है, NO बनता है, प्लस क्या बनता है, HNO3 बनता है, यानी कि यहां +5 और यहां +2। तो याद रखने के लिए यहां पे क्या याद रख सकते हो, 11, यहां पे कितना याद रख सकते हो, 25, यहां पे कितना याद रख सकते हो, 20, यहां पे कितना याद रख सकते हो, वैसे तो बताया था AK47, ठीक है, एसिडिक मीडियम में 47 बना लेता है। तो ये एसिडिक मीडियम ले लो या आप कैसा मीडियम ले लो, यहां पे अगर हम बात करें पानी ले लो, कोई भी मीडियम अगर आप ले लोगे तो यहां 20 बनेगा, AK47 बनेगा, 11 बनेगा, 25 बनेगा। हाँ, सवाल थोड़ा सा अगर डिफरेंट कर दे, वो सवाल क्या और दे सकता है डिस्प्रपोर्शनेशन में, लेकिन मैं तुमको इतना बता रहा हूं, जितना इस पेज पे लिखा है डिस्प्रपोर्शनेशन, अगर तुमको उतना भी याद है तो इनऑर्गेनिक का सवाल गलत नहीं होगा। अगला बता देता हूं, Cl2 ले लिया, अगर मान लो तुमको Cl2 के साथ पानी दे दिया तब तो बहुत आसान बात है, अगर वो तुमको मान लो डाइल्यूट NaOH दे दिया तो भी आसान बात है। प्रॉब्लम पता है कहां आएगी, जहां पे वो लेगा कॉन्सेंट्रेटेड हॉट NaOH, क्या ले लेगा, कॉन्सेंट्रेटेड हॉट NaOH। डाइल्यूट लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड हॉट NaOH ले लिया तब समस्या आ जाएगी। अब समस्या यहां पे क्या आ जाएगी, अगर डिस्प्रपोर्शनेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है, हॉट को देख के उसका भी मन बदल जाएगा, और यहां पे बेसिकली क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहां पे बनेगा NaCl प्लस क्या बनता है, NaClO3, समझ रहे हो। यानी कि यहां पे अगर हम बात करें 3 दूना 6, 6 में से ये +1 गया, ये कितना बचा, +5, और ये कितना हो जाएगा, -1, यानी कि यहां पे क्या हो गया, 15। डिस्प्रपोर्शनेशन में इससे बाहर इनऑर्गेनिक में तुमसे नहीं पूछेगा, पहला क्या पूछेगा, कॉपर का
पानी के अंदर, दूसरा मैग्नेट का एसिडिक मीडियम के अंदर, तीसरा क्लोरीन का वाटर के अंदर, चौथा NO2 का पानी के अंदर, पांचवा Cl2 का कॉन्सेंट्रेटेड हॉट NaOH। लेकिन याद रखिएगा, मैं फिर से एक बात कह दे रहा हूं, अगर उसने सवाल में हल्की सी भी चालाकी की और उसने क्या लिखा, Cl2 को मैं डाइल्यूट NaOH के साथ लूंगा, किसके साथ लूंगा, डाइल्यूट कोल्ड NaOH, जो कि अधिकांशतः एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अगर उसने ये बोल दिया तो यहां पे क्या बनता है, NaCl प्लस क्या बनता है, NaOCl, यानी कि ये प्लस यहां पे सॉरी -1 और ये कितने में आ जाएगा, +1। इनके अलावा कोई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी। तो ये इतने हैं जो डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं। ऑब्वियस है हॉट मिलेगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेगा, कहेगा ठीक है +5 में भी रह लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको कितना दे दिया, डाइल्यूट कोल्ड दे दिया, तो आप क्या याद रखोगे कि 11 में रहना पसंद करता है, ठीक है। तो यहां पे ये कितना रहना पसंद करेगा, 11 में। याद रखने का तरीका, अधिकांशतः बेस जो होते हैं, अधिकांशतः बेस वो क्लोरीन को कितने में ले जाते हैं, 11 में। लिख लो ये बात, लिखो, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और सवाल आपका अच्छा बन सकता है। लिखो, अधिकांशतः बेस, अधिकांशतः बेस मतलब इन जनरल, इन जनरल या कॉमनली या जनरली, ठीक है, अधिकांशतः बेस या कॉमनली या जनरली या इन जनरल, बेस Cl2 को 11 में ले जाते हैं, बेस Cl2 को 11 में ले जाते हैं, ठीक है। जितने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये सब आपके एक पेज में आ गए, ऑल डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसके अलावा कुछ नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे बाहर तो सवाल निकल ही नहीं सकता है डिस्प्रोपोर्शनेशन का, ठीक है। तो इनको बस याद रखिएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिए गए प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। देखो सवाल क्या लिखता है, एक्सप्लेन वाई Cu प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ये पानी के अंदर स्टेबल क्यों नहीं होता है, जवाब एनसीईआरटी ही देती है खुद, मैं कहां से दूंगा। कहता है द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2 प्लस एक्वस रेदर देन Cu प्लस एक्वस, मतलब Cu+1 और Cu+2 में Cu+2 ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू मच, क्या लिखा हुआ है, मोर नेगेटिव डेल्टा हाइड्रेशन। सिंपल सी बात है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण Cu+2 जो है ये पानी के मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्यों ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि भाई इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है और चार्ज ज्यादा होने की वजह से जब पानी इसके करीब आएगा, क्या बोला मैंने, जब पानी इसके करीब आएगा तो ऑब्वियस है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, बॉन्ड ज्यादा बन रहा है, बॉन्ड ज्यादा बनेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। इसीलिए कहा जाता है कि Cu+2 Cu+1 के कंपैरिजन में ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा स्टेबल होता है। आगे क्या लिखता है, विच मोर देन कंपनसेट फॉर द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर। देखो क्या है, कॉपर पहले एक मेटल है, सोचो कॉपर मेटल है, मेटल से पहले उसको किस में ले जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए गैसियस स्टेट में ले जाना पड़ेगा। तो आपको कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी ये मुझे बताओ। यहां पे अगर हम आपसे बात करें यहां पे कि कॉपर को, कॉपर क्या है, सॉलिड स्टेट में रहेगा, मेटल है तो सॉलिड स्टेट में। अब एक बात बताओ, कॉपर +2 तक आप ले जाना चाहते हो या +1 तक, क्या देना पड़ेगा, सब्लिमेशन एनर्जी आपने दिया, तो ये किस में गया, कॉपर गैसियस में गया। अब कॉपर गैसियस में गया, अब आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो लगने वाली एनर्जी होती है क्या नाम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी आपने दिया तो ये क्या बना, Cu प्लस गैसियस बना। अब देखना जरा गौर से, ये दोनों एनर्जी क्या हुई है, लगी है। और हेस लॉ क्या कहता है, हेस लॉ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आयनिक कंपाउंड के अंदर, मैंने आपको क्या बोला था कि डेल्टा एच एफ की अगर हम बात करते हैं, कहां लिखूं यार, एक मिनट, नहीं तुम इतने समझदार हो नहीं ना कि ये समझ पाओगे, इधर से देख लेना। डेल्टा एचएफ अगर कहता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्या कहता है कि इसमें कौन सी एनर्जी लगी, सब्लिमेशन एनर्जी लगी, और उसके बाद से कौन सी एनर्जी लगी, आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक बात बताओ, कॉपर जैसे ही पानी में गया तो अब पानी के मॉलिक्यूल इसको क्या देंगे, अट्रैक्शन देंगे, हाँ या ना। यहां पे कौन अट्रैक्शन देगा, वाटर के मॉलिक्यूल। कौन देंगे अट्रैक्शन, वाटर के मॉलिक्यूल। और जब वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्शन देंगे तो अब इस बार क्या होने वाला है बताना जरा। यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे H2O जब अट्रैक्शन देगा, पानी के मॉलिक्यूल जब इसको सराउंड करेंगे हर डायरेक्शन से, तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, हाई हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन सुनना, क्या यहां पे Cu+1 जो है, क्या इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, पहले ये बताओ, नहीं है। पानी के मॉलिक्यूल को ज्यादा बुलावा दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें, टोटल 3 तरह की एनर्जी लग रही है, एक सब्लिमेशन, एक आयनाइजेशन और एक हाइड्रेशन।
अब सुनना जरा गौर से, सब्लिमेशन और आयनाइजेशन ये लगने वाली एनर्जी है, ये कौन सी है, लगने वाली, इस प्रोसेस को दी जा रही है। और ये कौन सी एनर्जी है, बोलो जल्दी, रिलीज होने वाली। कौन सी होने वाली है, रिलीज। और हेस लॉ थर्मोडायनेमिक्स का ये कहता है, क्या कहता है, कि रिलीज्ड एनर्जी जिस सिस्टम के लिए ज्यादा होगी कंपेयर टू एब्सॉर्ब्ड एनर्जी के, वही सिस्टम स्टेबल होगा। हाँ या ना? तो यहां पे एनसीईआरटी ने अगली लाइन क्या लिखी है, एनसीईआरटी ने अगली लाइन ये लिखी है, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 रेदर देन Cu+1, यानी बजाय Cu+1 के, इज ड्यू टू द मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu+2। सिंपल सी बात है, Cu+2 पानी के अंदर इसलिए Cu+1 की बजाय में ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। अब आगे क्या लिखता है, विच मोर देन कंपनसेट फॉर द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर। मतलब कि अगर हम बात करें कि जो हाई हाइड्रेशन एनर्जी है Cu+2 के अंदर, वो बहुत ज्यादा हाई है, वो कंपनसेट कर देगा, किसको कंपनसेट कर देगा, लगने वाली एनर्जी के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। लेकिन Cu+1 में वो डोमिनेट नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि चार्ज कम है, पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्शन कम मिलेगा। तो ये बात लिखो कॉपी के अंदर, लिखो Cu+1 के केस में, Cu+1 के केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी है, Cu+1 के केस में, +1 की बात अभी लिख रहे हैं, Cu+1 के केस में जो सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी है, जो सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी है, सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी है, सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी है, वो हाइड्रेशन एनर्जी पर, वो हाइड्रेशन एनर्जी पर, वो हाइड्रेशन एनर्जी पर डोमिनेट नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती है। ठीक है, दूसरी बात लिखो कॉपी के अंदर, Cu+2 के अंदर, Cu+2 के अंदर, Cu+2 के अंदर जो सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी है, जो सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी है, वो डोमिनेट कर जाता है, उस पे डोमिनेट कर जाता है हाइड्रेशन एनर्जी, उस पे डोमिनेट कर जाता है हाइड्रेशन एनर्जी, उस पे डोमिनेट कर जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। इसीलिए इसीलिए उस पे डोमिनेट कर जाता है हाइड्रेशन एनर्जी, इसीलिए इसीलिए Cu+2 ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू Cu+1 के, कंपेयर टू Cu+1 के। Cu+2 ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू Cu+1 के, कंपेयर टू Cu+1 के। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का पूरा ब्यौरा हो गया। सवाल ये है कि when Cu+2 solution react with excess of Ki, excess of Ki कहने का मतलब क्या हो गया कि Cu+2 को लेके I- के साथ, यानी Ki का मतलब हो गया क्या, K+I- ट्रीट कराओगे तो क्या बनेगा, Cu+1 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा साथ में, I2 बन जाएगा। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या लिख रहा है, अब देखना यहां पे सवाल देखना, बढ़िया बढ़िया क्या क्या निकाल सकता है। I2 क्या रहा है कि विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, क्या I2 निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ये बताओ। क्या Cu बनेगा या नहीं बनेगा, ये मुझे बताओ। अरे क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये देखो ना, Cu+1 में है, Cu ये दोनों कंबाइन Cu+, और ये क्या हो गया, I2 कितने में है, 0 में है। तो Cu बनेगा या नहीं बनेगा, ये पहले मुझे बताओ। नहीं बनेगा गधों। ठीक है, यहां पे देखो, इनसॉल्यूबल Cu2I2, एक चीज, Cu2I2 बनता है, हाँ बनता है। सॉल्यूबल होता है या इनसॉल्यूबल होता है, जवाब है इनसॉल्यूबल। यह सवाल अगला बना लेगा कि वो जो होता है वो सॉल्यूबल होता है या इनसॉल्यूबल, तो याद रखिएगा इनसॉल्यूबल। इसलिए एक सवाल कई सारे जवाब देगा तुम्हें। आगे देखो, Cu2 इज फॉर्म्ड, क्या ये बनता है, ये मुझे बताओ। तो जवाब है नहीं बनता है, यानी इनकरेक्ट कौन सा है, थर्ड। इट इज रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन Cu+2 एंड I-। सिंपल सी बात है, I2 क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। कहने का मतलब क्या हो गया, एक ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा रिड्यूस हुआ, इसीलिए वो दोनों लाइन लिखवाई थी मैंने, और एनसीईआरटी ने ये बात लिखी हुई है, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसने लिखा हुआ है, एक बात उसने लिख दी, बाकी बात तुम निकालते रहो अपना बैठ के। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, Cu2 इज फॉर्म्ड, ये इनकरेक्ट है, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अगला सवाल,
द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 plus is more than Cu plus 1 salt in aqueous solution due to हाई हाइड्रेशन एनर्जी। अगला सवाल, कंपेयर टू Cu2 plus having 3D9 configuration, Cu plus having 3D configuration, aqueous solution स्टेबल है अनस्टेबल है, लेस स्टेबल मोर स्टेबल इक्वली स्टेबल, बताते रहना, ठीक है, आपके लिए सवाल है। सवाल लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, Cu +1 से +2 में गया, 0 में गया, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं है? यस है। मैग्नेट आयन, फिर से एनसीईआरटी की ये बात है और ये पीवाईक्यू उसका क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूं। मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में, क्या कर रहा है भाई, घर ले जाना, आराम से बतियाना ना उसको। इधर देखो, यहां पे +6 में है, +6 से कहां जा रहा है, +7, और कितने में आ रहा है, +4। ये पीवाईक्यू उसका क्वेश्चन है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ढंग से देखो। यहाँ पे ये कितना है, +6 से +7 में गया और ये कितने में गया, +4 में। तो सिंपल सी बात है कि आप मुझे बताइए कि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है? KMnO4 को हीट किया तो कह रहा है K2MnO4 मिला, यानी ये +7 में था, ये कितने में गया, +6 में, ये कितने में गया, +4 में। कुछ लोग देख के कहेंगे हाँ सर हुआ तो है यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन। अरे गधा, जहां यहां तो दोनों रिडक्शन हुआ है ना, +7 से +6 और +4 आया है, दिस इज रिडक्शन, दिस इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग शोड रिडक्शन रिएक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिवली रिडक्शन रिएक्शन, तब आंसर क्या हो जाएगा, तब थर्ड जाएगा। आगे देखो, यहां पे लिख रहा है मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन कितने में है, +7 में है, कह रहा है कि इसको अगर हमने ट्रीट किया, कितने में ट्रीट किया, ये कितने में आ गया, +4 में। दूसरा बताओ आगे, तो दूसरा तो पता ही नहीं चल रहा है, यानी कि ये क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं है, तो नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी ओनली, ठीक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, अब ये जो है ये अभी है, फिर थर्ड लेक्चर, आज मैं निपटा दूंगा इसको, डी ब्लॉक तो निपटा देंगे। थोड़ा सा और बस, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यार ये लिखते वक्त ना बड़ा शर्म आ रही है, पता है क्यों, मतलब जो बच्चे हों उनको बोला जाता है, समझ रहे हो। अब ये सोचते रहो ये किसके लिए है,